नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं शेक्सपियर के सबसे जादुई नाटकों में से एक द टेम्पेस्ट की दुनिया में। ये कहानी है धोखे की, जादू की और आखिर में माफ कर देने की। जरा सोचिए, समुद्र के बीचों बीच एक जबरदस्त तूफान, लहरों के थपेड़े खाता एक जहाज जो बस डूबने ही वाला है। लेकिन रुकिए, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। ये सब तो बस एक भ्रम है, एक जादू है जो पास के ही एक द्वीप से रचा गया है। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही दूर सुनसान द्वीप पर। यहाँ रहते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा। और ये दोनों मिलकर किनारे से एक जहाज को तूफान में फंसते हुए देख रहे हैं। एक ऐसा तूफान जिसे खुद प्रोस्पेरो ने ही पैदा किया है। अब देखिए अपनी बेटी मिरांडा का दिल, वो ये सब देखकर घबरा जाती है। उसे उन अनजान लोगों के लिए बहुत दुख होता है। ये दिखाता है कि वो कितनी दयालु है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि ये सब उसके पिता की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। लेकिन प्रोस्पेरो ये सब अकेले नहीं कर रहा है। नहीं, उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, एरियल। एरियल हवा की एक आत्मा है जो प्रोस्पेरो का हर हुक्म मानती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रोस्पेरो ने उसे एक दुष्ट चुड़ैल की कैद से छुड़ाया था और अब एरियल अपनी आज़ादी के वादे के बदले में उसकी मदद कर रहा है। तो ये जो तूफान है ना, ये कोई मामूली घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी, सोची समझी साजिश का हिस्सा है। एक ऐसा बदला जिसकी तैयारी पिछले 12 सालों से चल रही थी। और उस जहाज पर प्रोस्पेरो के सारे दुश्मन सवार थे, जिन्हें वो जानबूझकर इस द्वीप पर लेकर आया है। तो सवाल उठता है कि प्रोस्पेरो आखिर है कौन और वो बदला क्यों लेना चाहता है? असल में प्रोस्पेरो हमेशा से इस द्वीप पर नहीं था। वो मिलान का असली ड्यूक था, लेकिन वो अपनी जादू की किताबों में इतना खो गया कि उसके सगे भाई एंटोनियो ने नेपल्स के राजा अलोंसो से हाथ मिलाया, उससे उसका राजपाट छीन लिया और उसे और उसकी छोटी सी बेटी को एक टूटी फूटी नाव में समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इस द्वीप की कहानी सिर्फ प्रोस्पेरो और मिरांडा तक ही सीमित नहीं है। उनके साथ है हवा की आत्मा एरियल, जो अपनी आज़ादी चाहता है। और एक और किरदार है कैलिबन। वो इस द्वीप का असली वासी है, जिसे प्रोस्पेरो ने अपना गुलाम बना रखा है। मतलब यहां हर रिश्ते में ताकत का एक अजीब सा खेल चल रहा है। और फिर आता है कैलिबन, शायद इस कहानी का सबसे दुखी किरदार। उसे लगता है कि यह द्वीप उसका है, जो उससे छीन लिया गया। प्रोस्पेरो ने उसे बोलना सिखाया, लेकिन कैलिबन कहता है कि इस भाषा का उसे एक ही फायदा हुआ कि अब वो अपने मालिक को कोस सकता है। यह गुलामी और उत्पीड़न पर एक बहुत गहरी बात है। तो अब प्रोस्पेरो का असली खेल शुरू होता है। उसने एरियल को एक बहुत ही खास काम दिया है। जहाज से बचे हुए लोगों को द्वीप पर 3 अलग-अलग गुटों में बांट दो। अब द्वीप पर एक साथ 3 कहानियां चलेंगी और प्रोस्पेरो छिपकर सब पर नजर रखेगा। तो पहले ग्रुप में क्या होता है? यहां से शुरू होती है एक प्रेम कहानी। राजा अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड अकेला किनारे पर पहुंचता है। एरियल उसे अपने जादुई संगीत से सीधा मिरांडा के पास ले जाता है और दोनों को पहली ही नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हाँ, ये भी प्रोस्पेरो की ही योजना का हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, और यहां देखिए इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। राजा अलोंसो, उसका भाई सेबेस्टियन और प्रोस्पेरो का धोखेबाज भाई एंटोनियो, ये सब साथ हैं। और एंटोनियो अब सेबेस्टियन को भड़का रहा है कि वो अपने भाई यानी राजा को मारकर नेपल्स की गद्दी पर बैठ जाए। धोखा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और तीसरा ग्रुप, हाँ, ये थोड़ा मजेदार है लेकिन उतना ही खतरनाक भी। कैलिबन की मुलाकात होती है जहाज के 2 शराबी नौकरों से। वो उन्हें भगवान मान लेता है और उन्हें प्रोस्पेरो को मारकर द्वीप का राजा बनने के लिए उकसाता है। ये एक मजाकिया साजिश जरूर है, पर है तो प्रोस्पेरो के लिए एक और खतरा। तो देखिए, इस एक द्वीप पर एक ही वक्त में 3 अलग-अलग साजिशें चल रही हैं। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ हत्या की साजिश और तीसरी तरफ एक मजाकिया सा विद्रोह। और इन सबके ऊपर कौन है? प्रोस्पेरो। वो एक मास्टर कठपुतली वाले की तरह है जो सारे धागे अपने हाथ में रखे हुए हैं और सब कुछ देख रहा है। अब वक्त आ गया है प्रोस्पेरो की योजना के क्लाइमैक्स का। वो इन सभी बिखरे हुए किरदारों को एक जगह लाता है और फिर अपने जादू से वो अपने दुश्मनों को ऐसी मानसिक हालत में पहुंचा देता है जहां उन्हें अपने पुराने गुनाहों का सामना करना ही पड़ता है। चरमोत्कर्ष तब आता है जब एरियल एक भयानक हार्पी, मतलब एक पंखों वाले दैत्य का रूप लेता है और राजा और उसके साथियों के सामने प्रकट होता है।
वो गरजती हुई आवाज में उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने 12 साल पहले प्रॉस्पेरो के साथ कितना बड़ा धोखा किया था। वो सब डर के मारे कांपने लगते हैं और जादू के सामने उनकी तलवारें बेकार हो जाती हैं। तो अब सोचिए, प्रॉस्पेरो के दुश्मन पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में हैं, बेबस, लाचार। 12 साल के इंतजार के बाद बदला लेने का वो पल आ ही गया है। तो वो क्या करेगा? क्या वो बदला चुनेगा या फिर माफी? जब एरियल लौटकर प्रॉस्पेरो को बताता है कि उसके दुश्मन कितने दुखी और पछतावे में हैं, तो कुछ बदल जाता है। एरियल कहता है कि वो तो एक आत्मा है, फिर भी उसे उन पर तरस आ रहा है। ये सुनकर प्रॉस्पेरो एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी को बदल देगा। और यहीं कहानी का दिल सामने आता है। प्रॉस्पेरो एक ऐसा फैसला लेता है जो हर कोई नहीं ले सकता। वो बदला नहीं बल्कि माफी को चुनता है। वो कहता है कि बदला लेने से कहीं ज्यादा महान काम किसी को माफ कर देना है। ये इस नाटक का सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़ है। और एक बार जब वो माफी का रास्ता चुन लेता है तो प्रॉस्पेरो एक एक करके सारे धागे सुलझाने लगता है। सबसे पहले वो अपने जादू को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करता है। वो अपनी जादुई छड़ी तोड़ देता है और अपनी किताबें समुद्र में डुबोने की कसम खाता है। फिर वो अपने भाई और राजा को माफ करता है, फर्डिनेंड और मिरांडा को मिलवाता है और मिलान के ड्यूक के तौर पर अपनी जगह वापस हासिल करता है। और इस तरह कहानी के अंत में दो किरदारों को अपनी अपनी आज़ादी मिलती है। एक है एरियल, जिसे प्रॉस्पेरो हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है, और दूसरा, जानते हैं कौन? खुद प्रॉस्पेरो, जो अब बदले के बोझ से आज़ाद हो चुका है। और जब मिरांडा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने पिता और कैलिबन को देखा था, पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ देखती है, तो उसके मुंह से बड़े आश्चर्य से निकलता है, ओ, ये कितनी शानदार नई दुनिया है जिसमें इतने सुंदर लोग रहते हैं। उसकी ये मासूमियत एक नई और उम्मीद भरी शुरुआत का प्रतीक है। इस नाटक का अंत बहुत ही अलग है। प्रॉस्पेरो अब जादूगर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान मंच पर अकेला आता है और पहली बार वो हमसे यानी ऑडियंस से बात करता है। वो कहता है, जिस तरह आप सब अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, उसी तरह अपने तालियों से मुझे भी इस मंच से आजाद कर दीजिए। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या प्रॉस्पेरो का मंच को अलविदा कहना असल में खुद शेक्सपियर का थिएटर की दुनिया को अलविदा कहना था? क्योंकि द टेम्पेस्ट को उनका लिखा हुआ आखिरी नाटक माना जाता है। और यही सवाल इस कहानी को सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि एक महान लेखक की जादुई विदाई बना देता है।